आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम की शुरुआत प्रथमतः हम कन्या पूजन से शुरुआत करेंगे। स्त्री तो सृष्टि के प्रारंभ से ही सृजक, प्रेरक, व्यवस्थापक, शिक्षक, प्रबंधक, पोषण विशेषक इत्यादि अनेक कितनी ही भूमिकाएं निभाती हुई आई है। स्त्री एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें बौद्धिक योग्यता के साथ भावनात्मक योग्यता का भी अनूठा संयोग है। आज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज के कार्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए गोद ग्राम बिलारा से महिलाएं, गर्भवती महिलाएं व किशोरी बालिकाएं भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अतः हम कार्यक्रम को जारी रखते हुए दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमयः अर्थात हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। दीप प्रज्वलन की भी परंपरा हमारे शास्त्र में बहुत ही महत्व रखती है। जब हम कभी दीप प्रज्वलन का कार्य करते हैं तो हमारे मन में ये भाव होता है कि हे परमात्मा हमें वह प्रकाश प्रदान करे जिससे उस कार्य को सफलतापूर्वक निभाने की शक्ति प्रदान हो। अतः मैं नीलू व ममता जो हमारे विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं उनसे दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मंचासीन अतिथि एवं महान गणों को इनवाइट करना चाहती हूँ। कृपया कर्तन ध्वनि की कंजूसी ना करें। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। अर्थात सभी मंगल कामना के साथ हम ये कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति। या कुन्देन्दु तुषारि हारि धवला, या श्वेत वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। The theme for this year's International Women's Day is Choose to Challenge. Means by choosing the challenge comes the change. It's the time to raise awareness against bias and take action for equality. For this, the world needs women at every table where decisions are being made. Women's full and effective participation and leadership
in all areas of life drives progress for everyone. मैं हमारी जो सुष्मिता नंदी मैडम हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पेंटिंग में, उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में महिला की महत्वता का वर्णन करें। आदरणीय मंच पर आसीन सभी को मेरा नमस्कार और कक्ष में उपस्थित सभी गांव बिलारा के महिलाएं और बच्चे और हमारे सहकर्मी साथी सभी को नमस्कार। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुझे अपने कुछ सोच विचार को प्रस्तुत करने का यहाँ अवसर मिला है। सच कहूँ तो महिलाओं की स्थिति को लेकर स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। हमारे यहाँ जो बचपन से ही जो बच्चियों में हाउसवाइफाइजेशन का या डोमेस्टिकेशन का जो एक कल्चर शुरू से जो डाला जाता है, वो कई बार कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कई बार वो उनके पर्सनल प्रोग्रेस में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न करता है। उनको इंडिविजुअल बीइंग या एक स्वतंत्र एंटिटी के रूप में बच्चियों को विकसित करने की ज़रूरत है। आज के युग में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है, पर ये समानता प्रायोगिक धरातल में अधिक देखने को नहीं मिलती है। स्त्री शक्ति का भावनात्मक जो उसकी शक्ति है स्त्री की, वो भावनात्मक अधिक है और उसके भावनात्मक तल से ही उसको जो है कई बार ऐसे कमज़ोर तो नहीं कहना चाहिए, जानबूझ के तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारी परंपराएं या हमारे जो मान्यताएं या लड़कियों से जो हमें अपेक्षाएं हैं वो हमको ऐसे बना देती हैं कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की ही एक प्रक्रिया बन के सामने आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बेटा है तो वो जो है उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है और लड़कियों के साथ बच्चियों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं लगता। हमारे यहाँ जो है कानून ने महिलाओं को समान संपत्ति का अधिकार भी दिया है, जिसका कि अभी बहुत ज़्यादा इसको ये प्रचलन में नहीं है। हम ये नहीं देखते कि कहीं से भी कोई महिला या कोई स्त्री जो है अपने पैतृक संपत्ति पे उसका अधिकार को कभी लेती होगी। ये इसका रीज़न ज़्यादातर उसका भावनात्मक तौर पे परिवार से जुड़ा हुआ ही होना है। तो इस तरीके से जो कई बार भातृ प्रेम या पितृ प्रेम या परिवार के प्रति जो समर्पण है वो उसको इस बलिदान को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जैसे सिस्टर निवेदिता के समय में सिस्टर निवेदिता ने जो एक आयरिश लेडी थी, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ की जो नारियाँ हैं, जो उनका जो त्याग है और बलिदान है, उसके कारण ही भारत की जो महिमा है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमें ये दिखता है कि अधिकार को लेने की क्षमता महिलाओं में होनी चाहिए, जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भी इसको 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही इसको लाने की कोशिश की थी, जिसका कि अभी हम स्वरूप अपने कानून के तौर पे जो हमें दिखता है। जब हम इतिहास में जाते हैं तो
रानी पद्मिनी का जौहर, पन्नाधाय का त्याग, रानी लक्ष्मीबाई का वीरत्व, सावित्रीबाई फूले का अनमोल जो योगदान है और सिस्टर निवेदिता का समर्पण, इन सभी के द्वारा स्थापित मूल्यों को व संस्कारों से आज की नारी शक्ति का निर्माण हुआ है। मेरी नज़र में थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा शायद किसी किसी के लिए, लेकिन मेरी नज़र में मीराबाई और फूलन देवी दोनों एक सी ही क्रांतिकारी सी लगती हैं। दोनों समय काल स्थान के अनुरूप व जन्म के संस्कारों के अनुरूप कार्य इन दोनों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना स्टैंड रखा। परिस्थितियों के आगे इन दोनों ने ही घुटने नहीं टेके। आज के समय में जब हर स्तर पर इंसान, हर चाहे वो नारी हो या पुरुष, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो इन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल जो महिलाएं हैं उनका आज हम नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने उस समय कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सभी को ज्ञात है। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी, कई बार ये सुनने को मिलता है कि लोग ये कहते हैं अक्सर कि दो महिलाएं कभी भी मित्र नहीं हो सकती। ये एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये जो मिथक है ये राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई शायद नहीं है, या फिर कुछ ऐसी हो सकता है कि ऐसा एक धारणा बनाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक दूसरे के सपोर्ट में आने की ज़रूरत है। और जब कोई भी दो महिलाएं या जो भी ग्रुप में महिलाएं काम करती हैं, कई बार हम कोऑपरेटिव्स में भी देखते हैं, कई सारे और सामाजिक इंस्टीट्यूशंस में भी हम देखते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। वुमेंस डे के उपलक्ष्य में भाई बहनों के एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे के सब अधिकारों के लिए सामने आएं और लड़ें, और बहनों और औरतों के अधिकारों के बलिदान पर भाइयों को अपना कुछ भी नहीं लेना चाहिए और उनको अपना अधिकार स्वयं ही दे देना चाहिए। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब हम देखते हैं कि 20वीं सदी में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय दो बड़े ध्रुव बने, एक गांधी जी और एक डॉक्टर अंबेडकर। तो लेकिन हम उन दोनों के विचारों से कई बार देखते हैं कि दोनों काफ़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करते हैं, लेकिन उनके दोनों की स्त्रियों को अगर हम देखें तो दोनों की स्त्रियां ही कहीं ना कहीं समान सोशल स्टेटस में उनका समानता या उनको समानता का अधिकार ना मिलना, ये इन दोनों में ही समान रूप से विद्यमान था। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि विश्व के हर सभ्यता में मातृ पूजा का चलन बहुत प्राचीन है, और मदर गॉडेस या मातृका पूजन सिंधु घाटी सभ्यता, माया सभ्यता, चीनी सभ्यता, असीरिया, सुमेरिया सभी में हम देखते हैं कि व्याप्त है। लेकिन बाद के समय में भी हम देखते हैं कि मरियम, मदर मेरी या ब्लैक मैडोना, ये सब यूरोपियन कल्चर में हम देखते हैं। तो हर धर्म को माँ के समक्ष नतमस्तक तो होना ही पड़ता है। समग्र विश्व को अगर एक धरातल पर एकत्र होना है तो उसका एकमात्र सूत्र मातृशक्ति को बलवती करना होगा। और महिलाओं में मुझे लगता है कि शिक्षा का अभाव नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत अच्छे सुशिक्षित और उच्च पदों पर आसीन महिलाएं भी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक कॉन्फिडेंस का कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता है।
हर साल हम वैसे तो कितनी ही बातें हम आज के दिन करते हैं, लेकिन पूरे साल अगर हम सभी में अगर इसका प्रतिफलन दिखे तो हमारा ये आयोजन शायद सफल होगा। इसी के साथ मैं प्रोफेसर नीरजा ए गुप्ता मैम, जो कि हमारे बीच जो है एज ए वीसी हमारे साथ हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमको वो एज ए वीसी मिली हैं, तो उनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। और वो इससे पहले प्रिंसिपल रही हैं भारतीय विद्या भवन में, सेठ आर्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, अहमदाबाद से वो आई हैं। और मैम को मैं मैम के आने से मुझे पर्सनली बहुत इसलिए अच्छा लगा कि ये एक खुद में एक मैम सिंबल है वुमेन एम्पावरमेंट का, और क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में भी कई सारे कमिटीज़ में एज ए डायरेक्टर और चेयरपर्सन रही हैं, तो इनकी भूमिका हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैम को अब मैं उनका उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैम प्लीज़ आइए। मोबाइल ऑफ करेंगे। नमस्ते। आज सांची विश्वविद्यालय में आप उपस्थित सभी हमारे विश्वविद्यालय के परिवारजन और जो गांव हमने गोद लिया है उस गांव से आए हुए आप सब भाइयों और बहनों, आप सबको सादर वंदन। सबसे ज़्यादा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मुझे पता है इस समय सबसे ज़्यादा काम होता है घर में। अभी आप लोगों के मन में चल रहा होगा जाके खाना भी बनाना है, कुछ पानी की व्यवस्थाएं करनी होंगी, कुछ लोग घर पे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। उसके बावजूद आपने समय निकाला, आप हमारे बीच में आए। मैं सच में आपको मन से सलाम भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ, और एक प्रार्थना भी करती हूँ कि अगली बार और ज़्यादा नंबर में आइएगा, क्योंकि आप जब आते हैं तो आपके साथ कहानियाँ आती हैं। आपका जीवन हम शायद जो किताबों में क्लास में नहीं पढ़ा सकते, वो आप जीवन में अपने जीवन से पढ़ाते हैं। और एक्चुअली हमें नहीं आज आपको बोलना चाहिए, आप जब बताएंगे तो हम शायद उन बातों को क्लासेस तक ले जाएं और अपनी बच्चियों को ये बता सकें कि हर चीज़ विश्वविद्यालय में आने से नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ जीवन सिखा देता है। और ऐसी बहुत सी बातें आपसे सीखने के लिए हम आप तक आएंगे। जैसे आज हमने आपको बुलाया, एक दिन हम लोग वहाँ आएंगे और आपकी बातें भी सुनेंगे। आप में से बहुत सी बच्चियाँ हैं, सब स्कूल जाती होंगी, कॉलेज जाती होंगी। आप बच्चियों को आज यहाँ बहुत लोग दिख रहे हैं, तो मन में कोई सपना लेकर जाइएगा कि मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा बन सकती हूँ। और मैम ने अभी कहा, बहुत सही बात कही, कि हर चीज़ हमें शिक्षा नहीं देती, हर चीज़ हमें पद नहीं देता। एक कॉन्फिडेंस हमें अंदर से ही लाना पड़ता है, और वो कॉन्फिडेंस हमारे सामने कौन कौन आता है जीवन में, वो हमें कब दे जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जब आप बार बार आते जाते रहेंगे तो ना सिर्फ बहनों को, बच्चियों को, बल्कि माताओं को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें बहुत अच्छे उदाहरण भी हैं और बहुत दुखद उदाहरण भी हैं, और इन सभी उदाहरणों से मेरा सीधा वास्ता हुआ है, 2-4 हुए हैं। पंजाब में एक घर, उस घर में एक बच्ची ने 5 कन्याओं को जन्म दिया, एक के बाद एक। और जब वो छठी बार एक संतान को जन्म देने चली तो उसके पति ने उसे कहा कि इस बार अगर लड़की हुई तो 5 लड़कियों के साथ तुझे भी घर से निकाल दूंगा। और संयोग से लड़की हुई। जब छठी लड़की हुई तो वो बहुत डर गई, क्योंकि ऑलरेडी उसकी 5 बहुत छोटी छोटी बच्चियां थीं। और वो इतना डर गई कि उसने कुछ घंटे की उस मासूम लड़की को, बिल्कुल जाड़ों का, पौष का महीना चल रहा था, जाड़ों का महीना,
उसमें उस बच्ची को, कुछ घंटों की बच्ची, उसको पूरा कपड़े उतार दिए, बीच आंगन में लिटा दिया कि ये सुबह तक खुद ही चली जाएगी, ये चली जाए फिर मैं रह जाऊंगी इस घर में। पूरी रात उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की। बच्ची को उस ओस भरी जाड़े की रात में उसने वहीं छोड़ दिया। पति घर नहीं आया ये सुन के कि फिर लड़की हुई है, और सुबह जब वो गई तो वो ये सोच के गई थी कि बच्ची निर्जीव मिलेगी, उसमें जान नहीं होगी, और वो ठंड से नीली पड़ी हुई बच्ची मुस्कुरा रही थी। माँ ने उसको हाथ में लिया, और वो जब मुझे ये बता रही थी तो शायद हम दोनों रो रहे थे, क्योंकि माँ ने कहा अगर ये बच्ची सारे रात संघर्ष करके ज़िंदा रह सकती है तो अब वो मुझे कहीं भी निकाल दे, मैं अपनी 6 बच्चियों के साथ ज़िंदा रहूँगी। ये शक्ति, इस शक्ति को हम समाज से ही लेंगे, ये हमें किताबों में नहीं मिलती। और एक ऐसी कहानी बिहार की है, एक बच्ची जिसकी शादी कर दी, शादी करके ससुराल गई, पीछे पिता का निधन हो गया, उसका एक भाई था, और वो बच्ची विधवा हो गई, उसके साथ 2 छोटे बच्चे। उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया, वापस भाई के घर आती है। भाई का एक घर है, घर के आगे खेत है, खेत में एक पेड़ है, उस पेड़ में वो बचपन में खेला करते थे। आज भाई ने उसको वही पेड़ रहने के लिए दे दिया और घर में जगह नहीं दी। तो वो कहती है कि पिता तूने मेरे साथ बड़ी बेइंसाफ़ी की, भाई को घर दिया और मुझे ये पेड़ दिया। हम ऐसे अन्याय अपने घरों में रोज़ करते हैं, चाहे छोटे लेवल पे करते हों चाहे बड़े लेवल पे करते हों। हम लड़कों को घर और लड़कियों को पेड़ ही देते हैं। क्या हम इन कथानकों को बदलें? कौन बदलेगा? हर साल हमें एक थीम मिलती है। पिछले साल की थीम थी, याद होगा, जेंडर इक्वलिटी। इस साल की थीम है चूज टू चैलेंज। क्या चैलेंज है? एक लड़की को जन्म लेने तक का अधिकार नहीं है, जन्म से पहले ही मार डालना चाहते हैं। हम कहते हैं जन्म से मृत्यु का संघर्ष, पर जन्म कहाँ लेने देते हैं? कितने गांव भारत में ऐसे हैं जहाँ एक भी लड़की नहीं है, होती ही नहीं है लड़की, होने ही नहीं देते हैं लड़की को, सिर्फ बहुएं हैं। हम इसी समाज में रह रहे हैं जहां हमने अपने प्रतिमानों को इतना कमज़ोर कर दिया है जानबूझकर। आज अगर आप सब यंग बच्चे बैठे हो, अगर मैं आप में से किसी लड़की से कहूं तुम्हें सीता जैसा बनना है, सच में मान जाओगे मेरी बात? कितने लोग मानेंगे? हाथ उठाओ। सीता जैसा कौन बनना चाहता है? कुंती जैसा कौन बनना चाहता है? और हमने क्या किया है? बिना सोचे समझे उन सिंबल्स को इतना वीक कर दिया है। हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा सीता के लिए थी। कब थी? सीता तो लक्ष्मण रेखा के अंदर बाहर आराम से आ जा रही थी। जिस रेखा ने जिसको रोका वो रावण था। लक्ष्मण रेखा रावण के लिए थी, सीता के लिए नहीं थी। अगर रावण के लिए लक्ष्मण रेखा है तो वो चेंज होके सीता के लिए कब बन गई? क्या हमने इस पर कोई क्वेश्चन उठाया? हमने कुंती को, अभी लॉकडाउन में सबने रामायण महाभारत देखी, महाभारत के तो 2 बने हैं भाग, तो जो दूसरा भाग है, पहला भाग है, दोनों में कुंती को हमने सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बूढ़ी अम्मा ऐसे दिखाया है। जंगलों में रहती है, कोई खाना ला दे तो खा लेती है, बच्चों को प्यार करती रहती है। कुंती वॉज नॉट दिस। कुंती ये थी ही नहीं। कुंती जितनी बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट महारानी कोई इतिहास में नहीं हुई है। कुंती बचपन में समझ गई थी कि ये 5 जो मेरे पुत्र हैं इन पे लगातार जान के हमले हो रहे हैं, इसलिए वो जो भी निर्णय लेती थी वो 5 को ध्यान में लेके रहती थी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द्रौपदी वाला निर्णय सबसे ज़्यादा कुंती का विभर्त्सना का इशू बनता है। एक ऐसा परिवार जो साम्राज्ञी थी, कुंती राजा पांडु की पत्नी थी, पांडु चक्रवर्ती राजा था, निसंतान था। वो कहते हैं पहले जंगल चलो, कोई संतान लाओ, फिर वापस राज्य करना। और जब वो जंगल जाते हैं तो धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाते, केयर टेकर बनाते हैं। कभी राजा का तिलक नहीं हुआ धृतराष्ट्र के,
केयरटेकर बना के जाते हैं, वापस आते हैं, पुत्रों के साथ आते हैं, लेकिन उन्हें राज्य वापस मिलने से मना कर दिया जाता है। वहाँ से संघर्ष शुरू होता है और वो समझ जाती है ये लड़ाई आसान नहीं है। पांडवों के साथ 3/4 जीवन वनों में निकालते हैं, जंगलों में निकालते हैं। जंगल में आज आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में जो पावर में नहीं है उसके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना मित्र हैं, ना शस्त्र हैं। पांडवों ने जितने भी शस्त्र लिए दैवीय शस्त्र थे, एक ही बार यूज़ हो सकता था, तो प्रैक्टिस भी नहीं थी उन शस्त्रों की। जो भी उनके पास शस्त्र थे वो सिर्फ एक बार यूज़ हो सकते थे। ले लिए, शस्त्र रखे हैं, पर उन्होंने युद्ध का अभ्यास नहीं किया, युद्ध नहीं लड़े, कोई दोस्त नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई राज्य नहीं। उन पांडवों को कुंती कुरुक्षेत्र जिताती है। कैसे जिताती है? संयोग से जब अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीत आते हैं और द्रुपद कुरुवंश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, उसी समय कुंती समझ जाती है ये सौभाग्य की तरह आया है। अगर सिर्फ अर्जुन विवाह करेगा तो सबकी जान के पीछे कौरव पड़े हैं, किसी भी दिन अर्जुन को मार डालेंगे और द्रुपद यहाँ से निकल जाएंगे, उनसे हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। बहुत स्ट्रैटेजिकली कहती है 5 विवाह कर लो, कितने मारोगे? कभी तो वो द्रुपद आएगा अपनी बेटी के ससुराल का साथ देने। इसके कथानक हमें रीरीड करने पड़ेंगे, हमें पुनर्पाठ करके मानना पड़ेगा ये पंचकन्या क्या है, द्रौपदी क्या है, कुंती क्या है, तारा क्या है, मंदोदरी क्या है, सीता क्या है। ये जब तक हम खुद के प्रतिमानों को कमज़ोर करके खड़ा करते रहेंगे तब तक हम कहते हैं विश्व में सत्य, चित्त और आनंद ये प्राप्ति होनी चाहिए। बीच में चित्त है, चित्त के एक तरफ सत्य है, एक तरफ आनंद है। जब भी चित्त डगमगाता है तो या तो सत्य डोलता है या आनंद डोलता है। तो जो चित्त है उसे हम तभी स्थिर रख पाएंगे जब प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे। प्रकृति में एक पुरुष है, एक स्त्री है। आज किसी भी संस्थान में जाइए, बड़े या छोटे, नौकरी पाने के जो मेले होते हैं, जॉब फेयर्स होते हैं, हम उसमें बच्चों को कहते हैं फॉर्मल्स में आओ। तो क्या फॉर्मल्स की एक ही परिभाषा है कि लड़कियां भी लड़कों के कपड़े पहन के आए? कभी लड़कों को देखा है साड़ी पहन के आते हुए? हम सोच भी नहीं सकते। तो लड़कियों को क्यों ट्राउजर्स एंड शर्ट्स एंड जैकेट सडनली पहना देते हैं और कहते हैं ये फॉर्मल्स है? तो जब तक हम पुरुष का जो बेसिक गुण है, पुरुषत्व का रक्षत्व और स्त्री का ममत्व, जब तक हम रोल चेंज करते रहेंगे हम दुविधा में ही पड़े रहेंगे। जिस दिन हमें समझ आ जाएगा कि स्त्रीत्व में बड़ी ताकत है, उस दिन ना हमें साड़ी पहनने से शर्म आएगी, ना हमें स्त्रीत्व के गुणों से शर्म आएगी, ना हमें किसी पौरुष की ज़रूरत है। हम पुरुषार्थ से आगे नहीं बढ़ते। माफ़ कीजिए, मुझे पता है हर पुरुष भी संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, कहानियाँ इधर भी हैं, लेकिन उन कहानियों में सामाजिक विवशताएं कम हैं। स्त्रियों की कहानियों में सामाजिक रीतियों, परंपराओं, ये विवशताओं का पुट ज़्यादा है। इसलिए हमें लड़कियों का ध्यान रखना होता है। इसलिए नहीं कि उनमें योग्यताएं कम हैं, इसलिए नहीं कि उनमें प्रश्न करने की क्षमताएं कम हैं, इसलिए नहीं कि उनमें सामर्थ्य बताने की क्षमताएं कम हैं। लेकिन मुझे याद आता है एक बड़ी फेमस पोइटेस हैं, इजिप्ट की हैं, अदा अहोरानी। मैं उनके साथ थी एक जगह और हम दोनों एक साथ गए। वो चीफ गेस्ट थी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे बाहर। उन्होंने पूछा आपका नाम? बहुत सिंपली बोली अदा अहोरानी। तो बोले प्रोफेशन? तो इन्होंने कहा पोएट। तो बोले नहीं प्रोफेशन। इन्होंने फिर कहा पोएट। फिर पूछा प्रोफेशन आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कवि हूँ। तो उन्होंने लिखा हाउसवाइफ। अगर हम इन पहचानों में बंधे हुए हैं, घर कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन घर इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है कि मेहनत से की हुई पहचान के ऊपर बैठ जाए। हमें कहीं ना कहीं इन जो एक कंसेप्ट्स है, अभी मैम जब बोल रही थी मुझे इतने सारे स्टीरियोटाइप्स उसमें नज़र आ रहे थे। हमें इन स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना है। जब तक हम कंफर्ट जोन में ही रह के सब कुछ चाहेंगे तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जिसे हम ब्रेकिंग द सीलिंग कहते हैं। हम सबको सब कुछ मिला हुआ है,
किसको पाना है उस पर डिपेंड करता है। हम कितना पा सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। और हमारे सामने संघर्ष गाथाएं जब आएँ तो हम उन पे ना तो अविश्वास करें, ना हंसी उड़ाएं, बल्कि उनको समझकर अपने कोर्सेज में लगाएं। क्या हमने जीवंत कथाएं, ऐसा कोई कोर्स डेवलप किया है जो हमारे आसपास की लगभग 50 महिलाओं से मिलता जुलता हो, उनकी कहानियों से मिलता जुलता हो? मैं किसी न किसी तरह फिल्म जगत से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और उसमें जो यंग बच्चियाँ आती हैं, ट्रेनिंग लेकर आती हैं, जो ट्रेनिंग के बाद जा रही हैं, जिनको सीरियल्स में काम करना है, फिल्मों में काम करना है, कोई कवित्री बनना चाहती है, कोई डायरेक्टर बनना चाहती है, कोई कैमरामैन बनना चाहती है, कोई सिनेमेटोग्राफर बनना चाहती है, इन लड़कियों की संघर्ष कथाएं जब मैं देखती हूँ और इनके समकक्ष जो लड़के हैं उनकी देखती हूँ, इतनी दूरी नज़र आती है कि लगता है ये लड़कियाँ पूरी ज़िंदगी भी निकाल दें तो भी खाली टीवी का एक फेस बन के रह सकती हैं, वो पा नहीं सकती जो ये लड़के शायद पा जाए। इस समाज को करीब लाने का, इसको नज़दीक लाने का काम मेरा और आपका है। जो हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और शिक्षाविद कहते हैं, मैं एक बात से अपनी बात को पूरा करूंगी कि महाभारत में जब कुरुक्षेत्र की पार्टीज बट रही थी, कौन किसके साथ युद्ध करेगा, तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव आप हमारे साथ होंगे ना? कृष्ण ने कहा मैं तो ज़रूर होता अगर कोई अधर्म हुआ होता। तो अर्जुन सुन के बहुत चक हो गए, बोले आपको लगता है कोई अधर्म नहीं हुआ? बोले नहीं, कोई अधर्म नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा द्रौपदी को आपने बचाया तो भी कहते हैं अधर्म नहीं हुआ। बोले वो तो मेरी सखी है, जब बुलाएगी आऊँगा, जो काम कहेगी करूँगा, पर अधर्म क्या हुआ? तो कृष्ण रोने लगे, बोले बताइए आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, अर्जुन रोने लगे। माधव ने कहा सुनो, वो जो सभा थी, न्याय सभा जिसमें द्यूत क्रीड़ा चल रही थी, उसमें राजा का क्या कर्तव्य है? वो ये देखे कि दोनों पार्टी संतुष्ट हैं कि नहीं, नियम वियम बता दिए कि नहीं, दोनों ने मान लिया कि नहीं। तो राजा के हिसाब से तो ठीक था, राजधर्म पूरा था। भीष्म बैठे हैं, भीष्म तो सेनापति थे, उनका धर्म है कोई आक्रमण करे तो वो खड़े हो जाए, तो आक्रमण कहाँ हो रहा था? द्रोणाचार्य गुरु हैं, उनका धर्म है, कुछ अधर्म हो रहा हो तो खड़े होके बोले, तो कौन सा अधर्म था? वो तो अपना धर्म निभा रहे थे। उन्होंने सबके धर्म बता दिए, सब अपना अपना धर्म निभा रहे थे। दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, वो खेलने वाले खिलाड़ी थे, उनका धर्म था नियमों का पालन करें और करवाएं, वही वो करवा रहे थे, तो कौन सा अधर्म हुआ? तो अर्जुन हाथ जोड़ के बोले अब बता दीजिए अधर्म कहाँ हुआ? तो कृष्ण कहते हैं, और वो बात बहुत बहुत ज़रूरी है, कृष्ण कहते हैं सब अपना अपना धर्म निभा रहे थे, लेकिन उसे धर्म नहीं कहते, उसे कर्तव्य कहते हैं। धर्म के मूल में करुणा होती है, इनमें से किसी के मन में करुणा नहीं थी। अगर करुणा होती तो अपने धर्म से भी ऊपर खड़े होकर वो खड़े हो जाते। यही रीज़न है कि आज एक गांव में ट्रैक्टर जलता है, चोरी होता है, खेत में आग लगती है तो हम पुलिस थाने में दौड़ते हैं, लेकिन एक बच्ची के साथ कुछ होता है तो पहले तो बच्ची नहीं बताती, फिर घर वाले कहते हैं चुप रहो, घर में बैठो। किसी तरह आगे चले तो समाज आ जाता है, अरे चुप रहो, फलाना ऊंची जाति है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, वो ज़्यादा पैसे वाला है। किसी तरह पुलिस के पास पहुंच गए तो पुलिस पीछे भेज देती है, क्यों जा रहे हो? एक लड़की के साथ कोई कुकर्म हुआ है और हमारे पास सारे तर्क हैं उसे सज़ा नहीं दिलाने के। क्यों? क्योंकि मन में करुणा नहीं है। जिस दिन मन में करुणा होगी, यही पुलिस, यही जुडिशरी, यही समाज, यही परिवार उस लड़की के लिए सबसे पहले खड़ा होगा। चाणक्य कहता है, और चाणक्य के समय ये एक न्याय परंपरा थी कि अगर किसी लड़की ने कह दिया कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है तो उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। गांव के बाहर एक घर था जिस घर में कोई खिड़की नहीं होती थी, पूरे परिवार को उस घर में बंद कर दिया जाता था, जितने दिन चाहे उतने दिन में मर जाओ, जिसको प्राकृतिक न्याय का स्वरूप दिया गया। एक लड़की जिसका पति
विदेश में रहता है, घर आता है, अपने माँ बाप के कहने से शादी कर लेता है और नई शादी की हुई लड़की को यहीं छोड़ के फिर विदेश चला जाता है, फिर दूसरी शादियाँ करता है और ये लड़की उस एक शादी के नाम पे पूरी ज़िंदगी निकाल देती है, जिसे हम हॉलीडे मैरिजेस कहते हैं। हम इन हॉलीडे मैरिजेस को सेलिब्रेट करते हैं। सो आई जस्ट कंक्लूड सेइंग कि हम वो नियम हमारे ही हाथों में है बनाने, हमें कहीं और से कोई बना के नहीं दे रहा है। अगर हम करुणा रख कर चलें, मन में कंपैशन रखें, एक दूसरे का दर्द समझें, पीड़ा समझें, तो हमें किसी किताब, किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी आईपीसी धारा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस साल का जो स्लोगन है वो स्लोगन चूज़ टू चैलेंज खुद पूरा होगा। हमारी आज की मुख्य अतिथि द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज में और आपको शुभकामनाएं। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करती हूं और कैन आई इनवाइट यू स्ट्रेट वे टू द माइक? या प्लीज, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 8 मार्च है, महिला दिवस। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि 1908 से ये महिला दिवस मनाया जा रहा है। शुरू में शायद कुछ ये मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता था, बट धीरे धीरे यह महिला दिवस के रूप में मनाया गया। अब प्रश्न उठता है कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। आज सुबह एक बच्चियों की रैली थी, वहाँ एक व्यापक डिस्कशन चला कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है। क्या महिलाएं वीकर साइड में हैं? क्या बाकी दिन उनके नहीं होते हैं? निष्कर्ष ये निकला, आज आप और हम शायद एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। हमारे बच्चे ये सोच नहीं पाते हैं कि महिलाओं के साथ क्या भेदभाव होता है, बट इसी समाज में आप वीकर सेक्शन में जाएंगे, आप अपर सेक्शन में जाएंगे तो अत्याचार होते हैं और महिलाएं बोल नहीं पाती हैं। क्राइम का ग्राफ देखें तो हम पाते हैं कि जो सेक्सुअल असाल्ट हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, बट महिलाएं अब आती हैं, रिपोर्ट करती हैं। बट वास्तविक स्थिति यह है कि बहुत सारी रिपोर्टें अब भी नहीं होती हैं और कुछ रिपोर्ट होती हैं, आई थिंक 80% सच्ची होती हैं, 20% झूठी होती हैं, और बहुत सारी अभी होती ही नहीं हैं, क्योंकि उनको समाज का डर है, उनको फैमिली का डर है। तो हमको इस डर को बाहर निकालना है। बात होती है सशक्तिकरण की, समानता की, तो कई पुरुष वर्ग, और शायद एक बार मेरा खुद का बेटा बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमारी क्लास में तो सारी लड़कियां और लड़के बराबर हैं, हमारे घर में भी हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई महिला पुरुष में भेदभाव है। तो हम अपने लेवल पे ये सोचते हैं, लेकिन हर लेवल पे ऐसा नहीं होता है। मेरी एक मित्र डॉक्टर है, मैं पढ़े हुए से अलग चीज़ बता रही हूँ, उसके पास कई तरह की महिलाएं आती हैं। उसने मेरे से डिस्कस किया, हायर क्लास से, मिडिल क्लास से। बोली आप सोच नहीं सकते कि कितना असॉल्ट होता है फिजिकली, मेंटली। महिलाएं मेरे को क्या क्या बताती हैं, इतना तो शायद तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें नहीं बताती होंगी। तो ज़रूरत इस दिन की ये याद दिलाने के लिए है कि हमें उनसे समानता का व्यवहार करना है। और ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष खराब होते हैं। आज के दिन ऐसे पुरुषों को धन्यवाद देने का भी दिन है जिन्होंने महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए या उनको समानता देने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यह दिन महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता लाने, उन्हें उनके हक देने, उनके प्रति स्वावलंबन, आत्मविश्वास की भावना लाने का ही दिन है। आज हम सोचें तो आज से 25, 30, 40 साल पहले, जब शायद मेरी मदर की एज ग्रुप थी, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनकी दादी नानी के समय शायद 5th से 8th क्लास होता था। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा अन्य शहर में पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी। बट अब आप देखेंगे किसी भी घर में, किसी भी
जगह, चाहे गांव या शहर, वो फ़ख्र महसूस करते हैं और एक पल भी नहीं सोचते कि हमको बच्चियों को कहाँ भेजना है। तो काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का ये भी अर्थ नहीं है कि हम अपने परिवार के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, समाज के प्रति जवाबदारी छोड़ दें। हमको उस जवाबदारी को भी निभाना है, हमको अपने सपने भी पूरे करने हैं, हमको वर्क और लाइफ में एक बैलेंस करना है। ये तो हो गया एक सामान्य इंट्रोडक्शन। चूँकि मैं एक पुलिस अधीक्षक हूँ, मेरा काम आपकी सिक्योरिटी को देखना है, तो हम महिलाओं की सुरक्षा के विषय में क्या आश्वस्त करना चाहते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। पहले बच्चियां घर में रहती थी, बाहर नहीं आती थी। अब बच्चियां रेगुलर कॉलेज जाती हैं, रेगुलर स्कूल जाती हैं, कोचिंग क्लासेस जाती हैं, बोर्डिंग में रहती हैं, बाहर पढ़ने जाती हैं। घर से पहले बच्चियां होती थी 4 या 5 बजे घर वापस आती थी, अब लेट नाइट आती हैं, उनके वर्किंग आवर्स भी होते हैं, वो घूमने भी जाती हैं। तो सेक्सुअल असल्ट के मामले भी बढ़े हैं। आपने देखा होगा कुछ अखबारों में भी इसको हम ज़्यादा अच्छे बड़े पेज पे देते हैं, जिससे समाज में इसके विषय में जानकारी भी होती है। कभी कभी इन खबरों को पढ़कर जो माँ बाप होते हैं अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में सकचाते हैं, लेकिन भेजते ज़रूर हैं। अब इन अपराध से कैसे बचा जाए, तो इसके 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है एकदम छोटी बच्चियाँ, 6-7 साल से छोटी बच्चियाँ, जिनको यदि वो स्कूल में जाती हैं तो स्कूल में एक बड़ा सिक्योर माहौल देने की ज़रूरत है कि वो जिस बस में जाती हैं उसमें लेडी टीचर हो, उनको जेंट्स के साथ अकेले ना छोड़ा जाए। उनके क्लास में जो टॉयलेट्स हों वो इस प्रकार से हों कि कॉमन ना हो, अलग अलग हों, अटेंडेंट महिला अटेंडेंट हो। बच्चियों को शुरू से ही बैड टच और गुड टच के बारे में बताया जाए, ताकि कभी कोई उन पर कुछ गलत काम करे तो उनको इस चीज़ को मालूम हो कि जो ये व्यक्ति कर रहा है वो गलत है और मुझे अपने पेरेंट्स को या माँ को या टीचर को तत्काल बताना है। फिर थोड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं, 5th से 8th की एज ग्रुप की होती हैं, वो भी बाहर निकलेंगी। उनको यह भी बताना ज़रूरी है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको अपने साथ सिक्योरिटी की क्या चीज़ें रखनी चाहिए। आप अपने शहर में हैं तो आपकी काफ़ी जान पहचान है, बट आप बाहर पढ़ने जाते हैं, सफ़र करने जाते हैं, तो आपके पर्स में आप मिर्ची भी रख सकते हैं, आप सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं, आप सुई भी रख सकते हैं। मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इससे एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके मन में ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरे पास मेरा सिक्योरिटी गैजेट है। हमारे यहाँ एक ताइक्वांडो का सेंटर है, पुलिस का ही लड़का सिखाता है। हम लोग लगातार बच्चियों को स्कूल में जाके सिखाते हैं। कई लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम वहाँ 2-2, 3-3 दिन का एक कैप्सूल कोर्स भी कराते हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। 4 दिन के ताइक्वांडो में आपको बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जहाँ जाएंगे हम सिक्योर रहेंगे। जब आप बाहर जाते हैं कोशिश करिए, देखिए ज़माना तो वही है, लोग वही हैं। सबसे ज़्यादा बच्चियों के साथ साथ हम पुरुषों को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई बच्ची बाहर की है तो आप ऐसा महसूस करें जैसे वो आपकी घर की बिटिया है, क्योंकि कहीं आपकी बच्ची कहीं बाहर पढ़ती है और बाहर की बच्ची यहाँ पढ़ती है। कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि 3-4-5 लड़के खड़े हैं मवाली टाइप के और बोले हम क्यों उलझें उससे। आप न उलझें, आप नज़दीकी पुलिस वालों को सूचित कर सकते हैं। बच्चियाँ एक छोटा सा पर्स में सीटी भी रख सकती हैं कि कुछ हुआ, आपने बजाया, लोग बाग आ गए। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले बस में, ट्रेन में कई बार छेड़खानी होती थी, लोग बोलते नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं, अब लोग सामने आते हैं। हम कॉलोनियों में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं और बच्चियों से कहते हैं कि आपके साथ जो बीत रहा है उसको बताइए, घर वालों को बताइए। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ। मैं इंदौर में एसपी थी, एसपी ईस्ट। वहाँ एक बच्ची थी, हमको पता चला ऑफिस में कि साहब एक जगह मर्डर हो गया है। तत्काल मौके पे पहुँचे। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 6वें नंबर का फ्लैट था। उसकी मदर आई, वो बच्ची मेडिकल स्टूडेंट थी, 4th ईयर की। मदर का ये कहना था साहब मोहल्ले में एक लड़का रहता था, वो काफ़ी दिन से पीछे पड़ा हुआ था। उसको माँ और बेटी ने समझाने की कोशिश की, नहीं माना। गलती उनकी, माँ ने ये बात अपने तक रखी, उसने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताई, ना पुलिस को बताई।
लड़की ने बोला मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैट्रिक पास हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दो। फिर एक दिन लड़का उनके घर आया, जिस दिन की घटना है। माँ से बोला, घंटी बजाई, माँ ने दरवाज़ा खोला। आंटी, मैं अब आपकी बेटी जो भी नाम था उसको अब मैं परेशान नहीं करना चाहता, मैं आंटी आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। माता जी ने सोचा कि ठीक है, इसको बुला लेते हैं। उनने कहा ठीक है, बच्ची को बुलाया कि वो लड़का आया ड्राइंग रूम में बात करने। वो अंदर जैसे ही पानी लेने गई, बंदूक की आवाज़ आई, लड़की को गोली लगी, लड़की ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। लड़के को अरेस्ट करके भेज दिया। इंसिडेंट का मतलब डराना नहीं है, यह बताना है कि प्रारंभिक तौर पर यदि आपको कोई परेशान करता है, आपके घर में, आपकी सहेलियों को, आपके मोहल्ले में, इसकी जानकारी आप तत्काल अपने टीचर को, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में जिसको दे सकते हैं, आप पुलिस को दीजिए। पहली घटना में होता तो पुलिस उसको पकड़ के बिठा सकती थी, बंद कर सकती थी, उसके पेरेंट्स को समझा सकती थी, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। तो कहते हैं डरो नहीं सहो नहीं, मतलब कोई भी बात हो आप बताइए ज़रूर। एक होता है घर में भी हिंसा होती है। हमारे पास सेक्सुअल असाल्ट के जितने केस बाहर वाले नहीं करते हैं, दुख की बात है लगभग 30 से 40% घर में ही करते हैं। कभी कोई रिश्तेदार आता है, छोटी बच्ची के साथ गलत जगह पे टच करता है, बच्ची अपने माता से कहती, कई बार उनकी पेरेंट्स मानते नहीं हैं, कहते नहीं तुम वो ऐसा नहीं कर सकते, या हो सकता है वो रिश्तेदारी के डर से वो बुरा ना मान जाए। तो हमको कहना चाहिए, बोलना चाहिए और तत्काल प्रतिवाद करना चाहिए। हमारे पास एक हमने बुकलेट बनवाई थी, मैं मैडम को दे दूंगी, मैं चाहूँगी आप फोटो कॉपी करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसमें मेनली जो महिलाओं के अपराध हैं उसका छोटा सा एक ब्रीफ दिया हुआ है, तो मैं चाहूँगी इसकी फ़ोटोकॉपी आप लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि आपको मालूम चल जाए कि अपराध क्या है। कोई लड़की कहीं जा रही है और एक लड़का जस्ट उसका पीछा करता है, बोलता नहीं है, यह भी अपराध है। कई लोगों को पता नहीं चलता कि 18 साल से छोटी बच्ची, यदि 18 साल से छोटी बालिका किसी लड़के के साथ चली जाती है तो लड़का उसमें पास्को एक्ट में मुलजिम होगा, उसको किसी कीमत में जमानत नहीं मिलती। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। तो अपराध क्या है इसकी जानकारी हम बच्चियों की कोचिंग के साथ साथ हम लड़कों की कोचिंग को भी देते हैं, हम लड़कों की स्कूल में भी बताते हैं कि ये अपराध है, ताकि आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। एक आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है, ये तो हो गया बाहर वालों के द्वारा किए गए अपराध। यदि आपके घर में फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, चाहे आपका भाई, आपका पिता, आपका बेटा, आपका पोता घर पे आपको बाहर नहीं जाने देता, आपके पैसे छीन लेता है, या कई बार कुछ लोग अपनी बच्ची को बाहर पढ़ने नहीं जाने देते, बोले कोई ज़रूरत नहीं घर पे, ये भी एक प्रकार का अपराध ही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप घर में एकदम लड़ने लगो, लेकिन जो गलत बात है वहाँ इसका विरोध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को अनादर करते हुए अश्लील इशारे करता है, कोई मैसेज भेजता है, वह भी अपराध में आता है। ये तो हो गई अपराध की बात जो अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कुछ सावधानियां जो छोटे सभी महिलाओं को रखनी चाहिए वो क्या है। आजकल आप जानते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, नेट का ज़माना है, इसमें काफ़ी आपको सिक्योरिटी रखनी चाहिए। आपने फेसबुक खोला, कितने लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी बताकर महिला बनकर आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि जब तक आप किसी को नहीं जानते आप उसको फेसबुक फ्रेंड नहीं बनाइए, आप व्हाट्सएप पे नहीं जोड़िए। आप अपना जो प्रोफाइल है उसको लॉक करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके अलावा कोई अन्य ना देखे। अन्यथा पता चला आपका फ़ोटो है, उसने कट पेस्ट करके किसी महिला मॉडल के फ़ोटो पे डालकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई नेकेड फ़ोटो ली, आपका फ़ोटो का कट पेस्ट करके उस पर डाल दिया। कई केस आते हैं और इसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। कई लड़कियां आती कि सब शादी होने वाली है, फलाने व्यक्ति ने ऐसी फ़ोटो मेरी ससुराल में भेज दी। तो आजकल ज़माना ऐसा नहीं है कि जो कोई आप पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाए, लेकिन ज़रूरत यही है हमको अनजान लोगों को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं देना चाहिए। कई प्रकरण में
पेरेंट्स या भाई होते हैं वो अपने दोस्तों को अपने घर पे एक लिमिट से ज़्यादा इनवाइट करने लगते हैं। आपको उसका पता भी नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहता है। घर में महिला सदस्य होती है, उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद आते हैं कि साहब हमारी बच्ची उसके साथ चली गई। अच्छा चली गई, अब आप उस लड़के के परिवार के बारे में क्या जानते हो? बोले साहब हम ज़्यादा नहीं जानते। तो ऐसी चीज़ें हैं। मैं बच्चियों को क्या कहूँ, मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि जब तक आप किसी के बारे में इतना ना जानें तो फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप तो छोड़ो, आप घर में भी इतनी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग कहते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई घरेलू नौकर है, कोई किराएदार है, कोई दुकान में किसी को रखा है, उसकी जानकारी पुलिस को दो। वो सब इसीलिए कहा जाता है ताकि इन अपराधों को बढ़ने से रोका जाए। पहले अपराध अलग तरह के होते थे, ठगी के होते थे, फ्रॉड के होते थे। अब नेट का ज़माना आ गया है, अब साइबर क्राइम ज़्यादा होने लगे हैं। आशा करती हूँ आपके एक छोटा सा मैडम एक कोर्स चलाया जाए साइबर क्राइम से संबंधित। दूसरा, मैं स्कूलों में बोलती हूँ, आपका कॉलेज है, मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगी कि एक पीरियड काउंसलिंग का रहना चाहिए कि कोई एक टीचर है, इनको फला रूम अलॉटेड है विद आइदर इन 15 डेज आर इन वीकली, कि साहब बुधवार को ये मैडम 5 बजे से 6 बजे तक या 11 बजे से 1 बजे तक इस रूम में है। यदि किसी को कोई समस्या है, किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है उसके घर में उसका रिश्तेदार उससे ठीक व्यवहार ना करता हो, या आपके घर में आपके मौसी बुआ वगैरह जो भी हों उनके बारे में आपको जानकारी हो, तो आप उनसे एक काउंसलिंग कर सकते हैं कि साहब मेरे को ये समस्या है, इसका क्या हल निकलेगा। हो सकता है सबके सामने ये चीज़ डिस्कस नहीं कर सको। तो मेरा ये कहना है, सपने देखिए, उनको पूरा करिए। कई बार माँ बाप होते हैं वो कहते नहीं बेटा तुम टेक्निकल फील्ड में नहीं जाओगे, तुम टीचर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ। लड़की की इच्छा है पायलट बनने की, लड़की की इच्छा है ट्रेन के ड्राइवर बनने की। तो अपने सपने पर यकीन करो। काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि जॉब वही अच्छा लगता है जिसमें दिल लगता है। कई बार आदमी ऐसे जॉब कर लेता है जिसमें उसका दिल नहीं लगता, तो ऐसा लगता है हम तो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, अपने दिल से काम नहीं कर रहे। तो आपका जो दिल कहे आप वो बनिए। आपके पेरेंट्स को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये नहीं कह सकते कि आप बोलो हमें मॉडलिंग करना है, पिताजी बोले इंजीनियर बनना है, तो आप लड़ने लगो। उनके भी काफ़ी अनुभव है, उनकी बात भी सुनिए। आपका जो मन करता है आप अपने तर्कों से उनको एग्री कराइए, और जब आप बाहर निकलें तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ निकलिए। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग जॉब करते हैं वो काफ़ी ऊपर होते हैं, जो हाउसवाइफ हैं वो बिल्कुल नहीं होती। हाउसवाइफ का काम बहुत जटिल होता है, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं आई थिंक 20% की मदर्स शायद नौकरी करती होंगी, 80% के कारण नहीं करती होंगी, और उनकी ही कड़ी मेहनत से, उनके द्वारा जो टाइम दिया गया है उससे आज हम लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो आपके घर में जो भी हाउसवाइफ हैं उनका आप रिस्पेक्ट करिए। ये नहीं कि साहब हमने बहुत पढ़ लिया और वो तो सब 11वीं पास हैं। एक्सपीरियंस पढ़ाई से कहीं ज़्यादा वर्थ करता है, और जहाँ जाइए फुल कॉन्फिडेंस से जाइए। आप कहीं भी नौकरी करते हो, कितना भी पढ़ते हो, जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और अपने डिसीज़न लेने की ताकत नहीं रहेगी, सब बेकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिसीज़न लेने की क्षमता और पावर। आपको अपना डिसीज़न खुद लेना है। आपको ड्रेसिंग टेबल की डिज़ाइन और फ्रिज का रंग और टीवी के मॉडल तक ही सीमित नहीं रहना है। जो बाकी डिसीज़न है कि बच्चे को क्या सब्जेक्ट लेना है, हमको किस पार्टी, किस विचारधारा से सहमत होकर उसको वोट देना है, हमारी विदेश नीति क्या रहेगी, हमारा जो फाइनेंशियल देश का स्टेटस है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारे निर्णयों में आपको भाग लेना है। इसके लिए जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें पढ़िए। जो आपको समझ में नहीं आए कभी भी पूछना हो पूछिए, जितना आप पूछेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। और खाली अपनी कोर्स की किताबों तक सीमित नहीं रहिए। कोर्स की किताबों के अलावा भी नॉलेज है, टीवी है, अखबार है, नेट है, किताबें हैं, आपका फैकल्टी है, और उनसे लगातार पूछते रहिए। यही मेरा कहना है। थैंक यू। In a lighter vein, ma'am,
जब पुलिस सामने होती है तो क्या होता है, एजेंडा बदल जाता है। हमने आपका स्वागत नहीं किया, आपको सीधा मंच पे बुला लिया। सो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट टू हैव अ प्रॉपर वेलकम ऑफ आवर चीफ गेस्ट एंड देयर आफ्टर आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर नवीन मेहता टू इंट्रोड्यूस मैम, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिनसे सुन रहे हैं उनका परिचय ये देख कर लें कि ग्रोथ का जो ग्राफ है वो क्या है। प्लीज़ आइए। या बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत ही प्रेरणादायक आपका वक्तव्य रहा। मैं कुलपति महोदया से निवेदन करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनिका शुक्ला जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें एवं शॉल, श्रीफल व मोमेंटो से उनका सत्कार करें। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम है। अतः अब उनके परिचय के लिए मैं श्री नवीन मेहता जी से अनुरोध करूंगी। ये हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं कि वे मंच पर पधारें और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत एवं परिचय की प्रक्रिया संपादित करें। सर्वप्रथम तो मैं इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं और अपनी माँ और आप सभी भगिनी बंधुओं की माँ को प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से आज अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज हम इस मंच पर या उस मंच के वहाँ पर मौजूद हैं। जननी जन्मभूमिश्च सर्गदपि गरीयसी। मैं परिचय के पूर्व जो आज हमारे बीच में एक नारी शक्ति जो हम हमेशा माँ दुर्गा के रूप में देखते हैं, वे साक्षात रूप में यहाँ पर उपस्थित है, उनका प्रतिबिंब है। उनको नमन करता हूँ, उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये विश्वविद्यालय के लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारी कुलपति महोदया, हम कहते हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती माँ है, तो उसी का प्रतिनिधित्व करती हुई हमारे विश्वविद्यालय के लिए सौगात है। प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी हमें इस विश्वविद्यालय के लिए एक नई भूमिका में प्राप्त हुई हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। मैडम, आपके आने के पूर्व मैडम का जो वक्तव्य था उसका मैं यदि वर्णन एक लाइन में करना चाहूं आपकी इजाज़त से, तो यह कहूँगा, नारी कुंती है कभी है सीता, शक्ति नारी परम पुनीता। तो जो नारी में शक्ति है वो पुनीत वंदनीय है, और उसमें उषा के समान प्रकाशवर्ती वीरांगना, वीर प्रस्वा, विद्या अलंकार, स्नेही माँ, अन्नपूर्णा मातृशक्ति है। इस सभी को हम नमन करते हैं। मैं अब बिना किसी विलंब के, आप हमारे बीच में बड़े मेरे ख्याल से हमने कम अवधि में आपको क्योंकि प्रोग्राम 8 तारीख को था और शनिवार था, उस बीच में आपको हमने निमंत्रण दिया, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। तो मैं आपका परिचय यहाँ सभी भगिनी बंधुओं को देना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोनिका शुक्ला जी वर्तमान में रायसेन जिले में वर्ष 2019 से पुलिस अधीक्षिका एसपी के पद पर कार्यरत हैं। मैडम, शायद मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु बचपन में शायद आप भी उस सीरियल से प्रभावित रही होंगी निश्चित तौर से। एक उड़ान सीरियल आता था जिसमें कविता चौधरी हुआ करती थी, और उसको देखकर हमें फिर बाद में किरण बेदी मैडम की प्राप्ति हुई। और आज इस मंच पर मैं जब देखता हूँ कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा जिला है रायसेन और उसका प्रभार आपके पास है, तो मैं चाहता हूँ कि करतल ध्वनि से ऐसी बेहद अनुशासन प्रिय, समय की पाबंद और हर कार्यक्रम में जो एक संदेश देती हैं, आज यहाँ पर भी उन्होंने दिया, बालिकाओं को समझाया। मैं घर पर भी अपनी बिटिया को ये सारे संदेश देने का प्रयास करूँगा। एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ महिला आईपीएस के रूप में चर्चित हैं। इन्होंने एमएससी एवं डॉक्टरेट की शिक्षा प्राप्त करी हैं। मूलतः यह, यदि मैं सही हूँ तो होशंगाबाद ज़िले की रहने वाली हैं। इन्होंने डीएसपी इंदौर से अपने इस प्रेरणादायी करियर की शुरुआत की थी, और वर्तमान में ये ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए और पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। मैं पुनः आपकी करतल ध्वनि चाहूँगा कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया है। ये बड़े गर्व का विषय है। मैं पुनः आप सभी बंधुओं का, भगिनियों का अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आसीन
नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं और मंच की संचालिका और हमारे स्वास्थ्य की रक्षक टीम जो यहाँ पर मौजूद है। आज तीनों माताएं, शीतला माता हम मानते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा करती है, ज्ञान की देवी सरस्वती माता है, शक्ति की देवी दुर्गा माता विद्यमान है। पुनः तीनों मात्र त्रयी को प्रणाम करते हुए मंच की संचालिका को अनुरोध करता हूं कि आगे की गतिविधियों को प्रारंभ रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े संक्षिप्त और बड़े विस्तृत भी कहेंगे उस उद्बोधन में आपने महिमा का गुणगान किया। आज हमारे बीच ग्राम बिलारा से सांची विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया गोद ग्राम की गर्भवती महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं जुड़ी हैं। अतः उनमें से मैं रजनी जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। कृपया शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आएं। रजनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं मुख्य अतिथि द्वारा तुलसी पादप से उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगी। ये हमारी बहुत ही कर्मठ महिलाएं हैं और राज्यपाल महोदया द्वारा जो टीबी के बच्चों के लिए जो पोषण सामग्री हमको देनी रहती है विश्वविद्यालय से, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती हैं। और मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि ये 2 शब्द ज़रूर बोलें, क्योंकि यही हमारा महिला सशक्तिकरण है। यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रजनी लोधी ग्राम बिलारे से हूँ। मैं महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं और एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इसके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद पे पलता है। एक और महत्वपूर्ण कड़ी हैं ममता, जो कि आशा कार्यकर्ता हैं। ये भी हमारे चिकित्सा शिविरों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती हैं। जो ग्राम हमने गोद लिया है उसमें महिलाओं का समन्वयन, गर्भवती महिलाओं को लेकर आना, ये सभी दायित्व निभाती हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदया से कहूँगी कि वे उनका स्वागत करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी तारतम्य में हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए माननीय विशेष अतिथि महोदया एवं आदरणीय वीसी महोदया से अनुरोध करेंगे कि वह उपस्थित ग्राम की महिलाएं एवं गर्भवती महिलाएं एवं किशोरी बालिकाओं को फल एवं उपहार वितरित करें। सभी महिलाओं से निवेदन है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आएं। गर्ल्स आ जाओ।